दोस्तों नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें एलजी वर्सेस दिल्ली चीफ मिनिस्टर की एक फाइट के रूप में दिखाया जा रहा है। या दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक क्लैरिफिकेशन था कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उसका कंट्रोल किसके पास होगा। दोस्तों इसमें दो चार चीजें हैं जिसको हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि दिल्ली में जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी होते हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे। देखिए, जहां तक बात है आईपीएस की, वो निश्चित रूप से एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। कहना बहुत सिंपल है, क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर की व्यवस्था भारत के संविधान के हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके ओवरऑल इंचार्ज जो है वो एलजी है। तो इसलिए आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। पहली बात तो हमें ये क्लियर कर लेनी चाहिए। दूसरी बात आती है आईएएस ऑफिसर्स की। आईएएस ऑफिसर भी जो दिल्ली सरकार में आते हैं, उनका एक बार में जो टेन्योर होता है वो करीब 5 साल होता है। लेकिन अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपनी सर्विसेज ज्वाइन करता है, वो करीब 30 से 35 साल भारत सरकार की सेवा में होता है। 30 से 35 साल में 5-1 साल वो करीब राज्य सरकार, या जैसे दिल्ली की जो एलजी की या दिल्ली में जो कैडर है उसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है। तो अगर उसको मैक्सिमम 2 से 3 टेन्योर मिलेंगे राज्य सरकार में, लेकिन करीब 4 से 5 या 3 से 4 टेन्योर उसको करने पड़ते हैं आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इस स्थिति में आप ये समझिए कि क्या कोई भी आईएएस ऑफिसर राज्य सरकार की मनमानी के हिसाब से कानूनों को साइड में करके अगर निर्णय लेता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो आपको क्या लगता है कि वो आईएएस ऑफिसर अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाएगा? कभी वो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर पहुंच पाएगा? क्योंकि अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसने कानूनों की अनदेखी की है, तो एक अच्छे आईएएस ऑफिसर का हमेशा एम्बिशन होता है कि वह भारत सरकार में सेक्रेटरी बने। और जरूरी भी है, देश को भी अच्छे ऑफिसर्स चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार की मनमर्जी होगी कि किस तरह से अधिकारियों को अपने हिसाब से चलाए, क्या आपको लगता है कि अधिकारी अब दिल्ली सरकार की बात मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कुछ भी नया नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर 105 पेज के जजमेंट को अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार को यह कहा गया है कि आप अपनी मनमर्जी से सरकार चलाएं। अगर आप पैराग्राफ 89 ऑनवर्ड्स, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको कोई नहीं पढ़ रहा है, सब लोग कंक्लूजन में लास्ट के 2 पेज पढ़ के शोर मचा रहे हैं, अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ्स का, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। पैरा 94 में साफ लिखा हुआ है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस में, जब दिल्ली सरकार की बात आ रही है, तो ये बहुत क्लियरली उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार चलेगी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से। और अगर आप ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि 94 says, however, as noted in the concurring opinion of Justice Chandrachud in the 2018 Constitutional Bench judgment, Section 49 of the GNCDT Act confers an overriding power of general guidelines of the President. और भारत सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कानून बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अभी भी केंद्र सरकार का पूरा दखल दिल्ली के अंदर रहेगा एलजी के माध्यम से। पहली बात तो यह क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली में अगर कोई भी कार्रवाई होती है उसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अगर आप लीकर घोटाला देखते हैं, डीटीसी का घोटाला देखते हैं, केजरीवाल के जितने सवाल आज सीबीआई और ईडी के पास हैं, जितने केसेस, वो इसलिए नहीं है कि एलजी ने तंग किया था।
वो इसलिए हैं कि केजरीवाल सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की अनदेखी की, और इसीलिए जब चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि ये कहा गया कि दिल्ली सरकार के प्रोसीजर्स के साथ छेड़खानी की गई है, प्रोसीजर के हिसाब से पॉलिसीज नहीं बनी हैं, तो वो सारी रिपोर्ट सीबीआई को दी गई, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे मंत्री जेल में हैं, और केजरीवाल साहब का जो बंगला है वो भी उसी दायरे में। अब जब कल रिपोर्ट आएगी, कल परसों या जब भी 1-2 दिन में एलजी की जो रिपोर्ट आएगी, आपको पता लग जाएगा कि वहां पे भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का उसको अनदेखी की गई है। तो दोस्तों, एक बात तो बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नया नहीं कहा है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो अधिकारी दिल्ली सरकार में हैं, क्या वो एलजी कंट्रोल करेंगे या उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कैबिनेट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री कंट्रोल करेंगे। ये बात सही है कि जिसकी अपॉइंटमेंट जिसके अंडर होती है उसी का डायरेक्शन उसको मानना चाहिए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। आप कभी सोच सकते हैं कि आपका मैनेजर कोई और है और आपको इंस्ट्रक्शन कोई और दे रहा है, क्या आप काम कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। यही सिंपल बात सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड कराई है एलजी को और चीफ मिनिस्टर को। लेकिन उस कुर्सी पे आप कब तक बैठेंगे, क्या ये आपके हाथ में है? नहीं है। उसके लिए जिस तरह से आपकी एक एचआर पॉलिसी होती है कंपनी की, आपको रोटेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, इसी तरह से सरकार में भी अधिकारियों की पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के हाथ में है। जब तक उनका टेन्योर दिल्ली सरकार में है, तब तक दिल्ली सरकार के मंत्री उनका उपयोग करेंगे एज ए अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि दिल्ली सरकार के जो भी अधिकारी हैं उनको न्यूट्रल होके अपने काम करने चाहिए, ताकि वो किसी भी पक्ष का या विपक्ष का साथ ना दें। ये बहुत क्लियर है। अब अगर किसी भी अधिकारी को न्यूट्रल होके काम करना है तो वो कैसे करेगा? वो करेगा रूल बुक के हिसाब से। अब जब दिल्ली का जो रूल बुक है वो है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993। हकीकत यह है कि उस रूल बुक के अंदर करीब 50 से ज्यादा जगह एलजी का रोल है। इसका मतलब कोई भी अधिकारी एलजी को इग्नोर नहीं कर पाएगा, और उसमें और बहुत सारे प्रावधान हैं जिन बातों का ध्यान मंत्रिमंडल को रखना है और कंसर्न सेक्रेटरी को रखना है। एक बात जो और इंपॉर्टेंट है, रूल बुक के हिसाब से जो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, ये 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस एलजी नॉमिनेट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जब चीफ सेक्रेटरी को एलजी नॉमिनेट करेंगे और वो भी केंद्र सरकार के आदेश पे, तो आपको क्या लगता है कि जितने बाकी सेक्रेटरीज हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो सारे डे टू डे मैटर्स पे चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, क्या वो चीफ सेक्रेटरी की बात नहीं मानेंगे और सीधा चीफ मिनिस्टर या मंत्री की बात मानेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इन सभी अधिकारियों की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है वो तो चीफ सेक्रेटरी लिखेंगे। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी बोलें, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो कानून आज बना है उसमें राष्ट्रपति थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया एलजी जो डिसीजन लिया जाएगा वो एलजी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को कन्वे कर देंगे। उस हिसाब से राज्य को काम करना है, क्योंकि राज्य उसको अनदेखी नहीं कर सकता। यह है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बस इतनी सी बात है जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि चीफ जजमेंट आया है उसमें केजरीवाल की जीत हो गई। मुझे नहीं लगता कि उसमें जीत या हार किसी की हुई है। सिर्फ एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर या एग्जिस्टिंग लॉ में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नया नहीं किया है। पहली बात यह हमें समझनी होगी।
दूसरा, केजरीवाल साहब की प्रॉब्लम ये नहीं है कि एलजी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल साहब की प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, अधिकारी ये कह देते हैं कि सर ये कानून के हिसाब से नहीं है, और उनको ये लगता है कि अधिकारी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि एलजी ने मना करने को कहा है। हकीकत यह है कि अगर आप केजरीवाल साहब का कल का विधानसभा का भी भाषण देखते हैं तो उसमें ने कहा है कि एलजी कौन है, कहां से आया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने डिसाइड किया, चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूव किया तो काम हो जाना चाहिए। केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि ये जनता का पैसा है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी या एसेट नहीं है। तो आपने कह दिया और सब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपने गलत डिसीजन लिया, हो सकता है कि आपके डिसीजन से अल्टरनेट डिसीजंस बेहतर हो सकता है जिसको आप टेंडर देना चाहते हो उससे सस्ता काम बाजार में हो रहा हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कानून के सम्मत नहीं हो, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी का रोल इंपॉर्टेंट है और ब्यूरोक्रेसी को रूल बुक के हिसाब से चलना चाहिए। अब होगा क्या, इस ऑर्डर के बाद अधिकारियों पे ये प्रेशर होगा, चीफ मिनिस्टर कहेगा अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हमारे हिसाब से काम करो, लेकिन अधिकारी काम नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर के हिसाब से, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके 30-35 साल के कैरियर में इस चीफ मिनिस्टर के साथ तो हमें 5-6 साल काम करना है, बाकी टाइम हमें 30 साल भारत सरकार की सेवा करनी है। भारत सरकार की सेवा का मतलब है कि रूल के हिसाब से चलना है, और अगर आज हमने यहां गड़बड़ करी, कल को अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई और इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसकी जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि चीफ मिनिस्टर चुनाव जीते या हारे उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अधिकारियों के लिए समस्या हो जाएगी, जेल अधिकारी जाएंगे, कानून अधिकारियों ने तोड़ा है, क्योंकि इनके तो मंत्री साइन भी नहीं करेंगे उस कागज को, और फंसेगा अधिकारी। इसीलिए मुझे लगता है इस समय अधिकारियों के पास एक ही रास्ता है कि वो रूल बुक के हिसाब से चलें। चीफ मिनिस्टर अगर प्रेशर डालें तो उनके सामने रूल बुक रख दें कि सर कानून के हिसाब से ये है, इसके हिसाब से जो करना है वो हम करेंगे, इसके बाहर हम नहीं करेंगे। ये है न्यूट्रल अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये बात केजरीवाल साहब को हजम नहीं होगी, इसीलिए वो बार बार एलजी और केंद्र सरकार को कोसते रहेंगे। या तो वो काम कर पाएंगे, अगर करना है तो रूल बुक के हिसाब से करेंगे तो किसी को ऐतराज नहीं है, वो राष्ट्र हित में है, सारे सिस्टम फॉलो होंगे। अगर वो उस रूल बुक को तोड़ना चाहेंगे और अधिकारियों पे जोर डालेंगे तो ये शिकायत फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, चीफ सेक्रेटरी से एलजी के पास जाएगी, एलजी से केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट के पास जाएगी। और अगर जबरदस्ती की तो वही होगा जो शराब घोटाले के अंदर अधिकारी जो जेल में है, ये समस्याएं उनके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो कोई अधिकारी उस स्थिति में अपने आप को नहीं डालना चाहेगा, और केजरीवाल साहब की आदत है कि कानून तोड़ेंगे तभी हम अपनी ताकत और नेतागिरी दिखा पाएंगे। अब ये कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इससे केजरीवाल साहब की फ्रस्ट्रेशन और मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर तो पूरा जो प्रोटेक्शन है रेगुलेटरी सिस्टम का वो रहेगा कि अगर अधिकारी ने कानून नहीं तोड़ा है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका राजनीतिक दल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें कुछ भी नया नहीं है, उसमें यही कहा गया है कि कानून के हिसाब से काम करें। एक क्लैरिफिकेशन था कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर मानेगा, ये वही है जो किसी भी हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में होता है, उसमें कोई नया नहीं। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल साहब सो कॉल्ड जो ये विक्ट्री अपनी बोल रहे हैं, इसका सदुपयोग दिल्ली के भले में करते हैं या और प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल का एटीट्यूड है वो अपने लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और फिर उन पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है। अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी चीफ सेक्रेटरी की, इनके शीश महल पे जो रिपोर्ट है, वहां हम देखेंगे कि कौन कौन से कानूनों का उल्लंघन किया गया और उस पे केजरीवाल साहब का क्या कहना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वो केजरीवाल साहब के परफॉर्मेंस में सुधार लाएगा? क्या वो दिल्ली सरकार को सही रास्ता में दिखाएगा, या फिर केजरीवाल साहब एलजी से और झगड़ा करेंगे? आपको क्या लगता है?
आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। फिलहाल आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर पूरा नहीं पढ़ा, आखिरी पेज पढ़ा, उस पे कंक्लूजन पे आ गए, लेकिन बाकी जो 105 पेज हैं उसमें 103 पेज भी पढ़ने जरूरी थे, ताकि केजरीवाल साहब को भी पता रहे और बाकी मीडिया दोस्तों को भी पता रहे कि सच क्या है। तो मैंने आपके सामने सच रखा। आप खुद चाहें तो इस ऑर्डर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ 89 से 92 तक डिटेल में पढ़ें, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसी मुद्दे पे हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में एलजी साहब के पास क्या क्या अधिकार है और हम उनको कैसे समझें, ताकि केजरीवाल साहब को ये बात समझ में आ जाए कि दिल्ली की सरकार पर्सनल एसेट या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कानून के हिसाब से ही हम सबको चलना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल वंदे मातरम।